यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले जानेंगे यूरोप यूरोप के बारे में। यूरोप हम सभी जानते हैं महादेश है, और इस महादेश में लगभग 44 देश आते हैं। इससे ज़्यादा भी अभी के समय में हो गए होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कि इसमें 44 देश आते हैं। इन 44 देशों में जैसे कि कुछ देशों का नाम है फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि। ऐसे बहुत सारे देश आते हैं, और इसमें इन पाठ में हम लोग इन देशों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें स्पेन पुर्तगाल नहीं आएगा, ऊपर के 4 देश आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इन देशों के का जब समूह मिलता है तब जाके एक महादेश का निर्माण होता है। अब इस महादेश में हमें किस चीज के बारे में जानना है? राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद होता क्या है? तो राष्ट्रवाद एक भावना होती है, और यह भावना किसी भी विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक सामाजिक भी हो सकता है, उसमें रहने वाले लोगों में, उस परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या लाती है? एकता लाती है, और इसी एकता का नाम क्या है? राष्ट्रवाद। जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं, कल को मैच हो जाए भारत और पाकिस्तान के बीच, तो हमारा सबसे ज्यादा सपोर्ट किधर रहेगा? भारत से, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी एकता है, ठीक है, हमें राष्ट्रवादी भावना है, हम भारत के हैं तो भारत के ही सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज, कल को मैच हो जाए बिहार और यूपी में, तो हम लोग किसको सपोर्ट करेंगे? बिहार को, क्योंकि बिहार में रहते हैं हम लोग, ठीक है। और उससे भी दूसरी, जब आपके गांव का मैच दूसरे गांव से होता है तो आप अपने ही गांव को सपोर्ट करते हैं। ये आपकी एकता दर्शा रही है, ये आपकी भावना दर्शा रही है। यही भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है, ठीक है। इसको सांप्रदायिकता की भावना पॉलिटिकल साइंस में बताया जाता है, लेकिन हम लोग को ऐतिहासिक तौर पर यही जानना है, ठीक है। अब देखिए, ये राष्ट्रवाद क्लियर हो गया। अब आखिर कारण क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जरूरत पड़ जा रही है? आखिर कारण क्या है, क्यों यूरोप के लोग राष्ट्रवादी हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कारण जानना जरूरी है, आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, ठीक है। राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास यूरोप में एक, नहीं बोलते हैं कि एक बाइक आ गया, नहीं, ऐसा नहीं था। राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास यूरोप में कई कालों के चरण का नतीजा है, ठीक है। जैसे कि पहला हम देखते हैं 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल मानव चेतना को बदल के रख दिया, यानी कि सोचने समझने की क्षमता को और डेवलप किया। पुनर्जागरण काल जो है मानवीय चेतना को बढ़ा दिया, जिससे क्या हुए? नवीन आविष्कारों की शुरुआत हुई। इन नवीन आविष्कारों के बाद क्या हुआ? भौगोलिक खोजों की शुरुआत हुई, जो हम लोग 9th में पढ़ लिए हैं। उसके बाद क्या हुआ? मशीनीकरण। यूरोप में क्या शुरू हो गया? मशीनीकरण। जब डीपली पढ़ेंगे तो इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, वहां पर विद्वान आ गए थे कुछ दुनिया से, उन्हीं के द्वारा किया गया। तो ये डीपली नॉलेज हो गया, लेकिन इस पार्ट से जिस तरह जानना है वो मैं उस तरह बता रहा हूँ, ठीक है। मशीनीकरण यानी कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? यूरोप में उत्पादन बढ़ गया, उन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा किया ताकि उनको बाजार की जरूरत थी और वो सामान को बेचना शुरू कर सके। औद्योगिक क्रांति ने समाज को 2 भागों में बांट दिया, श्रमिक वर्ग जो उनके फैक्ट्रियों में काम करते थे, और एक पूंजीपति वर्ग। इन दोनों वर्गों के बीच क्या होता है? आगे चलकर संघर्ष भी हो जाता है। इनमें से एक और, इन्हीं के बीच उद्भव होता है मध्यम वर्ग का, जिसकी विचार नवीन थी। मध्यम वर्ग नवीन विचारों से प्रभावित था, जिसके कारण क्या होता है? यही मध्यम वर्ग आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखते हैं, और फ्रांसीसी क्रांति होता है, राजतंत्र की समाप्ति होती है, और फ्रांस में प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र आता है।
ठीक है। लोकतंत्र आने के बाद क्या होता है, फ्रांस का सम्राट, फिर आगे जाके सम्राट ही बनता है एक और आदमी जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट ना, जो लुई 16वां को मार के गद्दी पर बैठता है। यहाँ तक का इतिहास हमें 9th क्लास में पढ़ना है और वहीं से शुरू होता है यह चैप्टर भी। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद पूरा सारी क्या बोलते हैं सिस्टम ही चेंज। ठीक है। ये अपना खुद का नियम लागू करता है जिसको नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड कहा जाता है, यानी कि नेपोलियन संहिता भी कह सकते हैं, नेपोलियन संहिता। उसका खुद का नियम लागू होता है, पूरे एरियाज में आगे चलकर वह समान नागरिक संहिता लागू करता है और ऐसा करके वह सबको एकजुट करने का प्रयास करता है। ले दे के कहने का मतलब संपूर्ण यूरोप को वह एक करना चाहता था और संपूर्ण यूरोप पर शासन भी करना चाहता था। ठीक है। और इस एक करने की विधि के दौरान ही कौन सी भावना आ जाती है, राष्ट्रवाद की भावना। तो ये इसके कारण हुए। पहला कारण हो सकता है पुनर्जागरण, दूसरा कारण आपका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, तीसरा कारण मध्यम वर्ग का उदय, चौथा कारण फ्रांसीसी क्रांति और पांचवा कारण नेपोलियन बोनापार्ट। ये 5 कारण थे यूरोप में राष्ट्रवाद आने के। अब इस कारणों के बाद क्या फ्रांस में चेंजेस आता है, क्या यूरोप में चेंज आता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कारण हम लोग जान गए। ठीक है। अब जानेंगे हम लोग फ्रांस के बारे में। ये फ्रांस, ठीक है। 9th क्लास में हम लोग फ्रांस कहाँ तक छोड़े थे, जब लुई 16वां को मार दिया गया और अगला शासक कौन बनता है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक महत्वाकांक्षी शासक था, लेकिन आगे चल के वो बहुत अच्छे कार्य भी करता है। उसका मानना था कि अगर वह सब जगह समान व्यवस्था लागू करेगा तो सब इसकी बात मानेंगे और देखते देखते जहां जहां यह अधिकार करेगा वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे और उन सब पर ये एक साथ शासन कर सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट इसके लिए क्या करता है कि पूरी यूरोप को जीतने की योजना बनाता है। ठीक है। लुई 16वां के जाने के बाद यानी गद्दी पर से हटने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में शासक बना और शासक बनने के बाद उसने अपने आप को जनता के बीच उनका मसीहा के रूप में दिखाया और जनता भी उसे ऐसा ही समझने लगी थी। ठीक है। और 1804 में फ्रांस के राजा बनने के बाद उसका विजय अभियान शुरू होता है, विजय अभियान। ठीक है। उस समय के हिसाब से अगर भारत के प्राचीन काल के किसी राजा से तुलना की जाए, ठीक है, तो भारत के राजाओं की तुलना इससे की जाती है जैसे भारत के एक सम्राट हुए थे समुद्रगुप्त, इनकी तुलना की गई है नेपोलियन से। अब समझिए नेपोलियन कितना बड़ा शासक था, अकेले पूरा यूरोप को जीत लिया। बहुत सारे सामंत राजा हुए होंगे इसके खिलाफ खड़े, लेकिन इसकी तलवार की धार देख के सबने इनके आगे अपने आप को नतमस्तक कर दिया। ठीक है। तो भारत की समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, वो इतना भयानक राजा थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट कितना खतरनाक होगा। ठीक है। इनकी तलवार तले लगभग सारा संपूर्ण यूरोप लगभग नीचे झुक गया और देखते ही देखते नेपोलियन बोनापार्ट ने उन सभी राजाओं को हरा दिया जो इनके सामने खड़े होते गए। ठीक है। विजय अभियान के बाद नेपोलियन बोनापार्ट से जो हारे राजा थे वो योजना बनाने लगते हैं कि अब क्या किया जाए कि फिर से अपना राज्य को लाया जाए। ठीक है। ये सभी हारे हुए राजा मीटिंग करते हैं और यह तय करते हैं कि इसको हराया कैसे जाएगा। तो वो निर्णय लेते हैं कि युद्ध होगा और आगे चल के युद्ध होता है वाटरलू का युद्ध। एक तरफ संपूर्ण यूरोप के राजा और दूसरी तरफ अकेले नेपोलियन बोनापार्ट। खूब घमासान लड़ाई होती है और इस लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं और जीतता कौन है, वे राजा जो एक साथ मिलकर लड़े। ठीक है। इसके बाद सेंट हेलेना द्वीप है एक, वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट को भेज दिया गया और जहां पर उनकी तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई। अब इस राजा को युद्ध में हारने के बाद मारा नहीं गया क्योंकि इसको सम्मान दिया गया, कहा कि अकेले आदमी इतना जीत सकता है, भाई तुम निर्वासित हो जाओ लेकिन तुमको मारेंगे नहीं, ऐसा पाप हम नहीं झेलना चाहते इतिहास में, इसीलिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया।
ये अपना जीवन आगे बिताए और वहीं पर मर गए। अब देखिए ये जो जीते हुए राजा है ये करेंगे सम्मेलन 1815 में ही, जून 1815 पूछ देगा तो जून 1815, ठीक है। ये इस सम्मेलन की मेजबानी नेतृत्व करता ऑस्ट्रिया का चांसलर होगा, क्योंकि ये सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो रही थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर इसका नाम है चार्ल्स मेटरनिक। चार्ल्स मेटरनिक, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1815 में नेपोलियन वहाँ पर हार चुके हैं, तो 1804 में राजा बने थे और 1815 तक हार गए हैं। इस युग को बोला जाता है नेपोलियन युग, नेपोलियन युग, ठीक है। अब कौन सा युग शुरू होगा? मेटरनिक के नेतृत्व वाली युग शुरू होगी, जिसका नाम क्या रहेगा? मेटरनिक युग, मेटरनिक युग, ठीक है। ये कब से कब? 1815 से लेकर 1848 तक रहेगा मेटरनिक युग, ठीक है। अब क्या होगा वो देखा जाएगा। इस सम्मेलन में कहा गया कि जो भी राजा हारे थे, जो भी राजा नेपोलियन से हारे थे, अब उनको क्या करना है? फिर से उनका राज्य देना है। और युद्ध लड़ने के पहले भी यही बात कहा था मेटरनिक ने कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आपका जो राज्य, आप जो राज्य हार चुके हैं अपना, उसको वापस आपको दे दिया जाएगा, अर्थात वह उसी वंश के हाथ में चला जाएगा जिस वंश में के हाथ में पहले था। तो हम चूंकि पहले फ्रांस देश के बारे में पढ़ेंगे, तो फ्रांस में यहाँ पर कहता है कि फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना हुई, यानी कि लुई 16वां किस वंश का था? बुर्बो वंश, वो हारा था। अब फिर नेपोलियन हार गया तो कौन सा वंश आएगा? बुर्बो वंश। बुर्बो वंश का राजा बनेगा लुई 18वां। लुई 18वां, लुई 18वां क्या करेगा? ये एक उदार शासक था, यह कि अपने पिछले शासकों जैसा नहीं था, अपने भाइयों जैसा या अपने पूर्वजों जैसा नहीं था, यह एक उदार शासक था। इसने नेपोलियन बोनापार्ट के किसी भी नियम को चेंज नहीं किया, जैसा शासन चल रहा था वैसे ही चलाया और जनता को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन लुई 18वां की मृत्यु 1824 में होने के बाद, ठीक है, अगला जो राजा आएगा वो एकदम से पूरा चौपट होगा, अयोग्य होगा, वो अच्छे से शासन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लुई 18वां मर गया, अब राजा आएगा चार्ल्स 10वां, ठीक है। 1824 से 1830 तक रहेगा। अब देखिए ये जो चार्ल्स 10वां है ये राजा बनते ही ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे कानूनों को इम्प्लीमेंट करेगा कि लगेगा कि अब शासन खत्म है, सिस्टम पूरा खत्म। क्यों? क्योंकि पहला ही नियम देखिए, इसने अपने प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को बनाया, जो सामंतों का नेता था, सामंतों का नेता था, ठीक है। सामंतों का नेता मतलब अमीर वर्ग का समर्थन करता था। जनता देखी कि ये निष्पक्ष आदमी को बनाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा वर्ग ला दिया कि जनता पहले ही समझ गई कि अच्छा राजा नहीं है, ठीक है। इसके बाद चार्ल्स 10वां निरंकुश था, इसको लगता था कि ये राजा है तो देश के किसी भी संसाधन का जब मन करेगा, जैसे मन करेगा वैसे प्रयोग करेगा, जनता इससे पूछेगी तो उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये राजा है, ये ऐसा सोचता था। लेकिन जनता तो जवाब मांगेगी, क्योंकि यह फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा था क्रांति क्यों हुआ था? प्रजातंत्र के लिए। और अभी भी जनता क्या समझती है कि देश में प्रजातंत्र है, लोगों की बात सुनी जाती है, लेकिन चार्ल्स 10वां लोगों की बात अब नहीं सुन रहा है, ठीक है। निरंकुश और अयोग्यता और डायरेक्ट पोलिग्नेक द्वारा उच्च वर्ग को समर्थन, उच्च वर्ग को समर्थन दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जनता में भारी असंतोष आ जाता है, जनता में भारी असंतोष। भारी असंतोष का मतलब क्योंकि अब जो जनता है वह राजा के खिलाफ विद्रोह करेगी, अब वो त्रस्त आ चुकी है इन सारे सिस्टम से जो चार्ल्स 10वां ने लगाए हैं, ठीक है। अब जनता क्या करती है? सड़कों पर उतरती है। तो क्या करता है उसका प्रधानमंत्री की 4 अध्यादेश पारित कराता है, अध्यादेश,
पारित कराकर जनता को मताधिकार से वंचित कर दिया। मताधिकार से वंचित करने का मतलब अब जनता वोट नहीं दे पाएगी। जब जनता वोट नहीं देगी तो लोकतंत्र कैसा? जनता के लिए लोकतंत्र ही सब कुछ है। अब लोकतंत्र क्या हो गया? खत्म। अब जनता, अब चारों अध्यादेश जब कल अखबार में पारित हुआ, ये पूछ देगा डेट कब हुआ था, तो 25 जुलाई 1830 को, 25-26 ऐसे भी आ सकता है। 25 जुलाई 1830 को यह अध्यादेश पारित हुआ और अगले ही दिन पूरे राज्य में फैल गया यह बात। फ्रांसीसी जनता ने गृह युद्ध कर दिया, पूरे देश में गृह युद्ध का माहौल हो गया। इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि जान बचाकर भागना पड़ा चार्ल्स दशम को। चार्ल्स दशम को कहाँ भागना पड़ा? इंग्लैंड। अपना गद्दी त्याग कर, राजा का पद त्याग कर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। और इन सारी घटना को, जब से चार्ल्स दशम राजा बनता है तब से लेकर ये मताधिकार से वंचित करने वाली घटना के कारण जो क्रांति होती है उसको जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। 1830 की क्रांति कहते हैं, ठीक है। और ये आपसे इसका कारण 2 नंबर में पूछता है, परिणाम 2 नंबर में पूछता है, लेकिन इसका पूरा विवरण 5 नंबर में पूछता है। तो आपके, अगर आपको यह बात सटीक आई होगी तो आप एग्जाम में 5 नंबर ऐसे ही ले लीजिएगा, और इस साल आएगा भी यह प्रश्न, ठीक है। अगले साल जब एग्जाम होगा तो ये प्रश्न आना ही है, ठीक है। ये 5 नंबर क्लियर हो गया। और दूसरा, पहले जो पढ़ाए थे यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, वो भी 5 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या निकला? जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम क्या निकला, ये जानना है। पहला परिणाम निकलता है कि अब फ्रांस में बूर्बो वंश की जो समाप्ति हो जाती है, बूर्बो वंश की समाप्ति। दूसरा का परिणाम, नए वंश आर्लियंस वंश का आगमन, यानी कि अब फ्रांस में बूर्बो वंश खत्म, अब ये कभी आने वाला नहीं। नया कौन आ गया? आर्लियंस वंश। तीसरा परिणाम कि इस क्रांति से यूरोप के अन्य देशों पर प्रभाव पड़ा। अन्य देश में कौन आ जाएगा? इटली, जर्मनी, ठीक है, इत्यादि देश आ जाएंगे। उनमें भी प्रभाव पड़ा और वे लोग भी एकत्रित हुए, उनमें भी राष्ट्रवादी भावना जगी और उनमें भी क्या शुरू हो गया? आंदोलन, और वो अपने देश के लिए लड़ना शुरू कर दी। किससे प्रेरित होकर? जुलाई 1830 की क्रांति से प्रेरित होकर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम इसका कारण परिणाम जान गए, ठीक है। अब इस क्रांति के बाद जो फ्रांस की व्यवस्था है वह स्थिर हो गई, फिर पुनः जैसी हो गई। लेकिन आगे भी एक और क्रांति होने वाला है, ठीक है, उसका नाम है 1848 की क्रांति, ठीक है। बूर्बो वंश खत्म हो गया, अब कौन आया है? आर्लियंस वंश, ठीक है। अब जानना है 1848 की क्रांति। तो 1830 में चार्ल्स दशम के गद्दी छोड़ने के बाद 1830 में राजा बनता है आर्लियंस वंश का लुई फिलिप लुई फिलिप कौन है? तो नया वंश जो आया है फ्रांस में, आर्लियंस वंश, उसका एक राजा है। अब लुई फिलिप फ्रांस का क्या बन गया? राजा, ठीक है। अब लुई फिलिप तो शुरू में अच्छा से शासन किया, लेकिन ये भी वैसा ही निकला जैसा चार्ल्स दशम था। ये भी क्या आगे बन गया? निरंकुश। इसको भी अपने राजा होने पर घमंड होने लगा। निरंकुश के साथ ये भी अयोग्य था, ठीक है। जो गलती किया था चार्ल्स दशम, पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया था, अब ये गलती किया कि गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो को क्या बनाया? प्रधानमंत्री। गीजो भी वैसा ही आदमी था जैसे पोलिग्नेक था। ये भी क्या करता था? समाज के उच्च वर्ग का समर्थन, उच्च वर्ग
क्यों? ताकि इसका पॉकेट हमेशा पैसा से भरा रहे। अमीरों को सपोर्ट करिएगा तो वो पैसा देवे करेंगे। इसीलिए जीजो भी ऐसा ही करता था, वो अपने आप को ही खाली फला फूला बनाता जा रहा था, यानी अपने आप को धनवान बनाता जा रहा था। जनता के बारे में कोनो रिस्पॉन्स नहीं है, सोचता ही नहीं था। ठीक है, गीजो के ऐसे करने से क्या होता है कि जो फ्रांस की जनता है उनके बीच आर्थिक असमानता आ जाती है। आर्थिक असमानता, समाज में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ जाती है। अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ी खाई बढ़ जाती है। अमीर लगातार अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लगातार गरीब। जब जनता सवाल करती है तो ये लोग जवाब नहीं दे रहे, जनता के प्रति उदासीन, जनता के प्रति उदासीन। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार जनता डायरेक्ट आंदोलन नहीं करेगी, इस बार एक आदमी है जिसका नाम है थियर्स। अब चार्ल्स दशम के जाने के बाद नया राजा आया है, नया राजा भी वैसा ही है जैसा चार्ल्स दशम था, तो वही होगा जो चार्ल्स दशम के साथ हुआ, सेम घटना इसके साथ भी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि थियर्स एक आदमी था, उसने क्या किया, पूरे फ्रांस में विशाल भोज का आयोजन किया और सारे बड़े लोगों को मिलाया अपने साथ, बड़े छोटे लोगों को मिलाया और राजा के खिलाफ आंदोलन कर दिया। अब का जाने का दुश्मनी था थियर्स को राजा से, एक आंदोलन चालू करवा दिया। कब? 1848 में। यह आंदोलन इतना उग्र हो गया कि लुई फिलिप जो राजा है, इसको कहाँ भागना पड़ा? इंग्लैंड भागना पड़ा। ठीक है, जो घटनाएं घटी वो उसको बारे में जानेंगे, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि लुई फिलिप के शासनकाल में भी क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया, जनता बहुत भारी आंदोलन कर दी और लुई फिलिप को भी गद्दी छोड़ के कहाँ भागना पड़ा? इंग्लैंड। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगला राजा कौन बनेगा? लुई नेपोलियन। अगला राजा लुई नेपोलियन बनेगा, जो अच्छे से शासन करता जाएगा। अब फ्रांस की व्यवस्था अच्छी हुई है, आगे भी कुछ गड़बड़ियां होंगी जिसको हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब राजा कौन बनेगा? लुई नेपोलियन। 1848 की क्रांति जो है, इसके भी परिणाम देखेंगे हम लोग। अब इसका परिणाम क्या निकला? ये भी चार्ल्स दशम जैसा आयोग था, जो चार्ल्स दशम के साथ हुआ वैसा ही लुई फिलिप के साथ हुआ। अब देखेंगे इसका परिणाम क्या निकला। तो निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, राजतंत्र की समाप्ति, कि जो अयोग्य राजा आते थे वो लोग खत्म। अब काम करिएगा, जनता को जवाब दीजिएगा तबे राजा रहिएगा, नहीं दीजिएगा काम आपका भी खत्म, आपको भी इंग्लैंड भागना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा परिणाम, लुई फिलिप की जगह कौन बना? लुई नेपोलियन सम्राट, लुई नेपोलियन। अब यहाँ पर नाम थोड़ा याद रखिएगा, नेपोलियन इसके नाम में भी है, आगे भी कई सारे नेपोलियन आएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट अलग है, नेपोलियन युग अलग है और लुई नेपोलियन अलग है। ये मात्र एक राजा था जो लुई फिलिप के बाद आया, नेपोलियन बोनापार्ट अलग आदमी है। ठीक है, लुई नेपोलियन शासक बना। अब ठीक है, तीसरा परिणाम, इस क्रांति से भी यूरोप के अन्य देश क्या हुए? भारी, क्या बोलते हैं, बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुए। इटली जर्मनी में आंदोलन अपने चरम पर आ गया। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण चल रहा था उसका आंदोलन अपने चरम पर आ गया। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इन दोनों का खटिया खड़ा हो गया इनके आंदोलनों को देखकर। ठीक है, बिस्मार्क, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, मेजीनी, ऐसे बड़े बड़े राजनेता और राजनीतिज्ञ खड़े हुए और इनका क्या किए? विरोध करना शुरू हुए, क्योंकि वो भी किससे प्रेरित थे? राष्ट्रवाद से। और उनको राष्ट्रवाद की प्रेरणा कहाँ से मिली? 1848 की क्रांति से। तो ये रहा फ्रांस तक का। अगले में हम लोग इटली और जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।